नमस्ते। आज के इस लेक्चर में हम लोग आईई यूरोडोव के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये रशियन राइटर हैं। इन्होंने 1979 में ये बुक लिखी थी। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1981 में हुआ था और इसका फर्स्ट इंडियन एडिशन 1993 में आया था। माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए मुझे लगता है कि इस सदी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर था 1993। इस ईयर यूरोडोव का फर्स्ट इंडियन एडिशन आया था और उसी ईयर एच.सी. वर्मा का फर्स्ट एडिशन भी आया था। तो ये एच.सी. वर्मा और आई.ई. यूरोडोव ये दो ऐसे बुक हैं जो अपने अपने फील्ड में सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठे हुए हैं। उससे ऊंचा कोई पोजीशन नहीं हो सकता। हालांकि आज के इस दौर में आई.ई. यूरोडोव के प्रॉब्लम्स का बहुत नीड नहीं है और इसके तो 30 to 40% क्वेश्चन आपको अदर बुक्स में मिल ही जाएंगे। इसलिए हम ये बुक कंपलसरी नहीं कहते हैं आपके बोर्ड के लिए, आपके नीट के लिए, आपके जेईई मेन के लिए। लेकिन वाकई आपको एडवांस क्वालिफाई करना हो या आपको लगे कि फिजिक्स सीखना चाहिए मुझे, तो उसके लिए तो यूरोडोव मस्ट है। तो अभी चूँकि छुट्टी का टाइम है तो इसमें एक बेनिफिट यह भी उठा सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके यूरोडोव के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए। फ्रेंड्स, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि इसके कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे हैं। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करके इजी बनाइएगा। इसको डिफ़िकल्ट समझकर इसको छोड़ मत दीजिएगा। ये पूरे फिजिक्स का बुक है। इसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है, इसका साइज़ भी, इसकी थिकनेस भी काफ़ी कम है। इसमें ऑलमोस्ट टोटल प्रॉब्लम 1900 है, 1900 ओनली। फ्रेंड्स, अगर अपने लाइफ में आप इतने प्रॉब्लम्स को ठीक से बना लें तो आप प्राउड के साथ कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स आती है। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो बगैर चिंता किए हुए, बगैर सोचे हुए कि हम कैसे अपने फिजिक्स को अच्छा कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए, यूरोडोव का जो तीसरा एक्सरसाइज है और जितना तक हम लोग पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं, आप क्वेश्चन नोट करते जाइए और सीखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, 3.1। Calculate the ratio of the electrostatic to gravitational interaction forces between two electrons, between two protons। एक बार फिर, calculate the ratio of the electrostatic to gravitational interaction forces between two electrons, between two protons। At what value of the specific charge q upon m of a particle would these forces become equal in their absolute values in the case of interaction of identical particles। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप क्वेश्चन ठीक से नोट कीजिए। शुरू से बोल रहे हैं, Calculate the ratio of the electrostatic to gravitational interaction forces between two electrons, between two protons, full stop। At what value of the specific charge q by m of a particle would these forces become equal? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखिए in their absolute values, ब्रैकेट के बाद लिखिए इन द केस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स।
फ्रेंड्स, थ्री पॉइंट वन, पहले तो हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच रेशियो। दो केस में पूछ रहा है, हम लोग ABC कर लेते हैं। ए, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को आपने r डिस्टेंस पे एज्यूम कर लिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स G m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा K ई स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, कैपिटल जी की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये मास की वैल्यू। आप जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इट इज अबाउट 4 इंटू 10 टू द पावर 42। फ्रेंड्स, आपका यह एक आंसर हो जाएगा। बी में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, तो फिर हम लोग एफ ई अपॉन एफ जी की बात करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, के ई स्क्वायर की वैल्यू हो गया, अपॉन जी। जी तो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इसका स्क्वायर। और फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा अबाउट 1 इंटू 10 टू द पावर 36। अब इसी में एक और क्वेश्चन था, कह रहा है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल लीजिए और बतलाइए कि Q बाई एम का वैल्यू क्या हो ताकि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। इसको हम पार्ट सी कह लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होने के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाई मास रेशियो। Q बाई एम आपसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो एफ ई की जगह पर क्या पुट कीजिएगा, दो पार्टिकल होगा तो के आइडेंटिकल पार्टिकल होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, के क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर। दिस हमने उठा के यहां रख लिया, तो ये हो जाएगा जी अपॉन के। ऐसे आप लिख सकते हैं। जी की वैल्यू
6.67 इंटू 10⁻11। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट दिखेगा 0.86 इंटू 10⁻10 दिखेगा ही। आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। चार्ज के लिए कूलम, मास के लिए केजी, कूलम्ब पर केजी। तो फ्रेंड्स, ये था यूरोडोव का फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब कि आप जो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, फिर करंट पढ़ेंगे, उन सब का क्वेश्चन इसके अंदर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, कोलम्बियन फोर्स जो आप कैलकुलेट किया करते हैं। व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स between two copper spheres each of mass 1 gram separated by the distance 1 meter। क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। What would be the interaction force between two copper spheres? What would be the interaction force between two copper spheres, comma, each of mass 1 gram, each of mass 1 gram, comma, separated by the distance 1 meter, separated by the distance 1 meter, comma, if the total electronic charge in them differed from the total charge of the nuclei by 1%। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हम समझाते हैं और बनाते हैं। आप एक बार और क्वेश्चन मिलाइए। व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फेयर्स। दो कॉपर स्फेयर्स है माय डियर फ्रेंड्स। यहीं पे बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एक कॉपर स्फेयर ये है, एक कॉपर स्फेयर ये है। What would be interaction force between two copper spheres? ये दो कॉपर स्फेयर्स हैं, इनके बीच फोर्स क्या होगा। Each of mass 1 ग्राम, ये भी आपके 1 ग्राम का है और ये भी आपका 1 ग्राम का है। Separated by the distance 1 मीटर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है, आर जिसको कहते हैं, ये इस वक्त 1 मीटर है। इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका जो टोटल चार्ज है, इन देम, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाई 1%। यही तो इस क्वेश्चन का खास बात है। उसका जो टोटल चार्ज है वह उसके न्यूक्लियस के चार्ज से 1% डिफर्ड है। इसका मतलब है कि जितना का डिफरेंस है वही चार्ज इनके बीच फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको क्या करना होगा कि 1 ग्राम कॉपर स्फेयर में टोटल एटम्स की संख्या कितनी है, पहले ये कैलकुलेट करना होगा। उतने एटम्स का मतलब कितना न्यूक्लियस, वो कैलकुलेट करना होगा। एक न्यूक्लियस के पास टोटल चार्ज कितना, वो कैलकुलेट करना होगा। उस चार्ज का 1% कितना होता है, वो कैलकुलेट करना होगा। वही चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा यहां के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। आप ध्यान दीजिए। एक चीज तो हम लोग को पता है, क्या? 63.5 ग्राम of copper contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms।
इसका मतलब ये हो गया कि 63.5 ग्राम की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करेंगे। ये तो जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मेरे पास स्फीयर 1 ग्राम का है। तो फ्रेंड्स 1 ग्राम स्फीयर्स में टोटल एटम्स कितने होंगे? तो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 एटम्स होंगे। एक एटम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक। और अगर 1 ग्राम के स्फीयर में इतने एटम्स हैं, इसका मतलब है कि टोटल न्यूक्लियस भी इतना ही है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकल चुका है। अब उस न्यूक्लियस में चार्ज कितना है? न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट पहले कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ एटम्स है, जितना नंबर ऑफ एटम्स उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस। 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस हुआ। एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वह प्रोटॉन के चार्ज के वजह से होगा। तो एक प्रोटॉन पे मुझे चार्ज मालूम है, ई होता है। तो टोटल उसके पास कितने 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 प्रोटॉन्स हैं? यानी कॉपर के एटॉमिक नंबर क्या है? 29। मतलब 29 प्रोटॉन्स हैं। तो हो गए प्रोटॉन की संख्या 29। और हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड्स, हम इसे Q डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो चार्ज है, जो फोर्सली रिस्पॉन्सिबल है, वो इसका 1% है। तो इसको 1% से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। देखिए हम करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q इक्वल्स 6 इंटू 10⁻23 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 63.5 और इंटू 1% यानी 1/100। फ्रेंड्स इतना हो गया आपका चार्ज। अब इसका चार्ज इक्वल। अब चार्ज आपको गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, मीडियम आपका अंडरस्टूड है, एयर या फ्री स्पेस लेना होता है, फोर्स निकालना है। तो अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचता है। यहां मिटा करके हम लिख देते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर देते हैं, वैसे करना आप ही को है। 6 इंटू 29 इंटू 1.6, इसको हम एक साथ कर लिए, इंटू, अब ये 2 जीरो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। -19 और -2 -21 और +23, तो कितना बचेगा? +2 बचेगा। और नीचे है आपका 63.5। फ्रेंड्स कैलकुलेशन आप करके अच्छे तरीके से आंसर मिला लीजिएगा। हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे ही लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी कोई नीड नहीं है। नाउ
force between the spheres. F k square upon r square, 9 into 10 to the power 9, यही Q हो गया, 6 into 29 into 1.6 into 10 to the power 2 upon 63.5, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करना है, और डिस्टेंस है 1 मीटर, स्क्वायर कर लीजिए। अब जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यूरोडोव साहब कहते हैं कि इसका आंसर ये आएगा और आएगा ही, अबाउट 2 into 10 to the power 50 न्यूटन, 1.7 समथिंग आता है, आप उसको राउंड ऑफ करके इतना लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन था, इसका मुझे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं कि अभी तक ये 2 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करा ये बेसिक क्वेश्चन था, इतना तो आपसे खुद ब खुद बन जाना चाहिए था, लेकिन तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर परेशान हुए तो मेरा मेहनत बेकार। चौथा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी सोचा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मेरे मेहनत का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए मेरे मेहनत का वैल्यू देने के लिए आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको बार बार प्रैक्टिस करके जब भी बोलना है इजी ही बोलना है। और 5वां क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, हम अभी इसका लगातार 5 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन हो चुका है और तीनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आप सुनिएगा और लिखिएगा, हम बोर्ड भी साफ कर रहे हैं। 2 small equally charged spheres, 2 small equally charged spheres, comma, each of mass m, small m लिखेंगे, each of mass m, comma, are suspended from the same point, are suspended from the same point by silk threads of length L, by silk threads of length L, full stop. The distance between the spheres, the distance between the spheres, the distance between the spheres x very much less than L, ऐसे लिखिएगा, जो अभी बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, x very much less than x, full stop. Find the rate dq by dt. Find the rate dq by dt with which the charge leaks off each sphere. The charge leaks off each sphere if their approach velocity, if their approach velocity varies as if their approach velocity varies as v equals to a upon root x, where a is some constant, where a is a constant, full stop. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन सुनिए और समझिए। 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर्स, देखिए 2 स्फीयर लिया गया है,
स्मॉल स्फेयर्स है, इक्वल चार्ज दिया गया है, मैग्नीट्यूड में भी नेचर में भी, उसका मास भी इक्वल है और एक ही पॉइंट से लटकाया गया है। थ्री पॉइंट थ्री। ये है इसका मास और इसका चार्ज इक्वल है। L इसका लेंथ है और यह कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो ये दो स्फेयर्स हैं आपके, एक को A कह लीजिए, एक को B कह लीजिए। दोनों स्फेयर आपका इक्वली चार्ज्ड है, दोनों पर नेचर भी सेम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, मास इक्वल है और एक ही पॉइंट से दो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, जिनका लेंथ L है। कहता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है और ये x आपका बहुत बहुत छोटा है L के कंपैरिजन में। तो कहता है क्वेश्चन आपसे, फाइंड द रेट dq by dt। आपको dq by dt कैलकुलेट करना है, इसका रेट कैलकुलेट करना है, विथ विच द चार्ज लीक्स ऑफ ईच स्फीयर इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज। इसका यह मतलब हो गया माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा यह दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन काम करेगा कि रिपल्सन काम करेगा? रिपल्सन काम करेगा। मतलब यह एक दूसरे के करीब आएगा कि दूर आएगा, ये है। पकड़ के रखे हैं आप, छोड़िएगा तो रिपेल करेगा दूसरे को, दूर होने की कोशिश करेगा, दूर होने की कोशिश करेगा, दूर होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिया जाना चाहिए था। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस वेलोसिटी से रिलेटिवली एक दूसरे से दूर हो रहा है, उसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन ने तो कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के नजदीक जिस वेलोसिटी से आ रहे हैं उन्हें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो a/√x एक रिलेशन दिया हुआ है। ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स कि जब दो बॉडी को इक्वली चार्ज करेंगे आप और छोड़ेंगे तो वो सेपरेशन मेंटेन करने के बजाय एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। यही खास बात है इस क्वेश्चन का। इसका ये मतलब हुआ कि बाय एनी मीन्स किसी तरीके से इस क्वेश्चन में उससे लेना देना नहीं है कि कैसे, किसी तरीके से यहां का जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहां का चार्ज डिटोरिएट हो रहा है, यहां का चार्ज लीक हो रहा है, यहां का चार्ज बाहर स्प्रेड हो रहा है, यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज घट रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से अमाउंट ऑफ चार्ज यहां का डिक्रीज कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसका जो रिपल्सन है वो वीक होगा और एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो कह रहा है कि अगर दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को इस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हो तो बताइए आपके स्फीयर से चार्ज के लीक होने का रेट क्या है? क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही है कि अगर एक दूसरे के तरफ ये अप्रोच कर रहे हैं तो चार्ज को तो यहां से लीक होना ही पड़ेगा, चार्ज का तो लीकेज यहां पर होना ही चाहिए। तो अगर यह दोनों इस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो बतलाइए कि इनका चार्ज किस रेट से लीक हो रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। dq/dt कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचा करते हैं, ये बड़ा वाला मार्कर रख देते हैं। खींचा करते हैं, मास सेम है तो ये एंगल जितना बनेगा ये एंगल भी उतनी ही बनेगा। जो लोग पहले वाले वीडियो लेक्चर्स ठीक से देख चुके हैं उन्हें बहुत फायदा होगा,
क्योंकि हम पहले वाले कुछ इक्वेशंस का यूज करना चाहते हैं। फ्रॉम VVI इक्वेशन, क्या याद है आपको? क्या tan थीटा इक्वल्स टू F/mg लिख सकते हैं। हालांकि ये छोटा सिंपल बात है, लेकिन फिर भी हम लोग जब सीख चुके हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। tan थीटा इक्वल्स टू F/mg, ये है मेरा VVI इक्वेशन। इस पर हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल एंगल्स के लिए आप जानते हैं, अगर ये x बहुत बहुत छोटा है l से, फ्रेंड्स ये थीटा काफी छोटा है, तब आप tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? इस फिगर में देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x/2। टोटल कितना है? x, तो ये कितना? x/2। साइन थीटा p/h, तो p हो गया आपका x/2 और h हो गया l। तो अब VVI इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर देते हैं। tan थीटा का जगह पुट कर देंगे हम x/2l इक्वल्स f भी लिख देते हैं। क्या? 1/4πε0 q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। और नीचे फिर क्या बचा हुआ है? mg बचा हुआ। इस क्वेश्चन का ये शानदार इक्वेशन है। इसको दो तरीके से यहां पे सजाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, पहले चार्ज वाला काम कर लेते हैं। x/2l इक्वल्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर इंटू mg। इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, हो गया। तो हो जाएगा x/l इक्वल्स क्यू स्क्वायर बाई 2πε0 एक्स स्क्वायर इंटू mg। यहां से हम क्यू स्क्वायर निकालना चाहते हैं। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2πε0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू mg, और बाई हो जाएगा l। तो यहां से q निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? √2πε0 एक्स क्यूब mg बाई l। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, आगे काम पड़ेगा। अभी इसी को हम थोड़ा इस तरह से सॉल्व करते कि मुझे एक्स क्यूब चाहिए। तो एक बार हमने इसको आगे बढ़ाया क्यू के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब एक बार इसी का इस्तेमाल करते हैं एक्स क्यूब के लिए, रीअरेंज करते हैं। ऑल्सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस 2l को उधर कर दीजिएगा और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो उधर बच जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन l। ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो बचा हुआ है 2πε0। एक्स स्क्वायर इधर आ चुका है, तो बचा हुआ है mg। हम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स, अब ठीक से देख लीजिए। हमने VVI इक्वेशन का इस्तेमाल किया, स्मॉल एंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यूज करा, और मुझे जो रिलेशन मिला उसका हम 2 बार इस्तेमाल किए। एक बार Q निकाल के इक्वेशन 1 निकाल के छोड़ दिए हैं, और एक बार हमने x निकाल लिया है और हम इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं। आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ऐसा मान सकते हैं आप। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका चार्ज किस रेट से लीक हो रहा है, ताकि उसे सेपरेट होने के बजाय अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में।
तो आप इक्वेशन 2 से काम शुरू कीजिए और दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी से आपको dq/dt मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों साइड मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ये डिफरेंशिएशन मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इधर q छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो साइड करके ही लिखिए L/2πε0 इंटू mg, और डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा फ्रेंड्स? q² को। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x³ को तो t डिफरेंशिएट कर नहीं सकता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब यहां पे चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप समझ तो रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। चेन रूल यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। L/2πε0 इंटू mg। फ्रेंड्स यहां भी चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये देखिए, इसी को फाइंड करना है dq/dt। अब 3x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। dx/dt मैकेनिक्स में क्या होता है? v वेलोसिटी इक्वल्स L/2πε0 mg। फ्रेंड्स q² का डिफरेंशिएशन 2q इंटू dq/dt। बस अब यहां थोड़ा कारोबार कर लेते हैं। ये 2 उस साइड ले जाते हैं, 3/2 इंटू x², और वेलोसिटी का कंडीशन क्वेश्चन दे रखा है a/√x। a/√x बराबर L/2πε0 mg इंटू q इंटू dq/dt। हम ये समझाना चाहेंगे इस वक्त आपका कि 3/2x² a/√x इक्वल्स L/2πε0 mg इंटू q इंटू dq/dt। ये dq/dt आपको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। आपका q और आपका x ये क्वेश्चन में वेरिएबल्स बचे हुए हैं। ये आपका कांस्टेंट टर्म है और 3/2a आपका कांस्टेंट टर्म है। तो x या a दोनों, x या q, a नहीं, x या q दोनों में से किसी को रिप्लेस कर दीजिए, कैंसिल करिए, जितना स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं लाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम q रखे हुए हैं, इस q के वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिएगा। सॉल्व करते ही आपको आंसर दिख जाएगा कि आपके स्फीयर के द्वारा चार्ज का लीकेज किस रेट से हो रहा है, ताकि वह दोनों स्फीयर से एक दूसरे को इस वेलोसिटी से अप्रोच कर सकें। तो फाइनली सॉल्व करने दीजिए। थ्री बाई टू ये है √x, मीन्स x टू द पावर 1/2। 1/2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1/2, 2 -1/2, 4 -1/2, पावर 3/2। तो हो जाएगा x टू द पावर 3/2, और इधर बचा हुआ है a। इधर लिखते हैं L/2πε0 इंटू mg
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। क्यू का वैल्यू ये पुट करने वाले हैं, बड़ा रिजल्ट है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब एम जी, देखिए इसमें हम एडजस्ट कर दिए, अपॉन एल इंटू डी क्यू बाई डी टी। जैसे से लिख रहे हैं आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है, 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 इंटू ए। इसको आप दो बार रूट में लिख सकते हैं, एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अब फिर ये तो है ही लिखा हुआ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल। इस एक्स क्यूब को रूट से बाहर निकाल दीजिए। एक्स क्यूब को जब रूट से बाहर निकालेगा तो पावर 1/2, मतलब एक्स टू द पावर आप लिखिएगा 3/2, 3 इंटू 1/2 इंटू डी क्यू बाई डी टी। फ्रेंड्स, इस टर्म को इससे कैंसिल कर सकते हैं, यह एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक्स टू द पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3/2 ए बराबर रूट एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू डी क्यू बाई डी टी। फ्रेंड्स, आंसर लिखने जा रहे हैं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स, ये उस साइड जाएगा, पलट के लिख दीजिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल। यही है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, आपका स्फीयर किस रेट से चार्ज को लीकेज कर रहा है वह आपके सामने है। और हम जरा आंसर एक बार मिला लेते हैं, 3.3 डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 3/2 ए रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल। वेरी गुड। एक बार में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लग जाए बहुत खुशी की बात है। हम आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। इजी लग जाए मेरे लिए भी प्राउड की बात है, नहीं लगे आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना अच्छे तरीके से एक्सपेंड करके बतलाना चाहिए मैंने बतलाया है। आगे चौथा क्वेश्चन पे आइए। फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन भी लगातार इसका बतलाएंगे, क्योंकि हम लोग जितना पढ़ें उसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन इसके अंदर हैं ही। चौथा क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस मायने में कि वेक्टर ठीक से हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करना अभी तक सीखे हैं, प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है अच्छा लगेगा। लिखिए, 2 पॉजिटिव चार्जेज Q1 and Q2 are located. 2 positive charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vectors vector r1 and vector r2. Full stop. 2 positive charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vector r1 and r2. Full stop. Find a negative charge Q3. Find a negative charge Q3 and a radius vector r3 of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the 3 charges to be equal to 0. क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, एक डायग्राम जैसे ही हम बनाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन ठीक से नोट कीजिए, एक बार और सुनिए। 2 पॉजिटिव चार्जेज Q1 and Q2 are located at the points with radius vectors vector r1 and vector r2. Full stop.
find a negative charge, find a negative charge q3 and a radius vector, vector r3, and a radius vector, vector r3 of the point at which it has to be placed, at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges, on each of the three charges, on each of the three charges to be equal to 0, to be equal to 0, full stop। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, हम बोर्ड क्लीन करते हैं जब तक। फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है दो चार्ज है Q1 Q2, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है बट दोनों का नेचर सेम है और वो पॉजिटिव होगा। दोनों का रेडियस वेक्टर है वेक्टर r1 और वेक्टर r2। इस बात का ध्यान रखना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि हेयर रेडियस वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर्स of the charges with respect to a fixed point like origin। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। रेडियस वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर। तो पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर r1। दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर r2। अब कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज है, निगेटिव चार्ज Q3, जिसको आप कहां पर रखेंगे और कितने मैग्नीट्यूड का रखेंगे ताकि आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मीन्स हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो। फ्रेंड्स 3.4 ये है आपका रेडियस वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और यहां पर आपका एक चार्ज है Q1। ये है आपका रेडियस वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और यहां पर दूसरा चार्ज है Q2। तो एक चार्ज Q1 रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1, दूसरा चार्ज Q2 रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2। ये भी है आपका पॉजिटिव और ये भी है आपका पॉजिटिव। फ्रेंड्स, कह रहा है तीसरे चार्ज को आप कहां पर रखिएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इतना तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर दो चार्ज हो और दोनों पॉजिटिव हो तो आपका तीसरा चार्ज उस लाइन पे ही इन दोनों के बीच दिखेगा। इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर नीचे बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस दोनों पॉइंट को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। कर दिए। अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आपका थर्ड चार्ज होगा, जो क्वेश्चन कर रहा है निगेटिव है। तो बतलाइए इसका पोजीशन वेक्टर। तो फिर ओरिजिन से एक लाइन सीधा खींचिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको आप R3 कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे Q3 जो कि निगेटिव साइन के साथ है उसकी वैल्यू है कितना और इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है। यह दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस पर्पस के लिए? For the equilibrium of the system,
फ्रेंड्स केवल इसके इक्विलिब्रियम के लिए नहीं, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब जिस किसी भी चार्ज पे हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें मुझे जीरो मिलना चाहिए। अगर हर चार्ज पे आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं और जीरो मिलता है तो हम कहते हैं कि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो थर्ड चार्ज को आप जहां भी रखेंगे उसकी पोजीशन वेक्टर बतलाइए और उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बतलाइए ताकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम बनाए रखे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, काम करना शुरू करते हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर जब निकालना हो तो यहां पर नेट फोर्स जीरो कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो यहां पर या यहां पर नेट फोर्स जीरो करके उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। मतलब एक ही तरह का काम दो दो बार करना है। क्वेश्चन शायद इसीलिए भी थोड़ा डिफिकल्ट और लेंदी लगने लगता है, दरअसल बात वैसा है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए। आइए, हमारा फर्स्ट टारगेट है पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना। हम इसके लिए यहां पे काम करना चाहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस मेरे लिए फिगर का ही है। ये है वेक्टर R1, ये है वेक्टर R2, इस जगह पे चार्ज Q1, इस जगह पे चार्ज Q2 और ये है कोई आपका वेक्टर R3 और यहां पर एक निगेटिव चार्ज है Q3। अभी हम लोग किसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर को। For the calculation of पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर के कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट 3 पर बात करना है, मीन्स दैट इज नेट फोर्स ऑन माइनस Q3 बराबर क्या करना है? जीरो करना है। आइए, ये चार्ज कैसा है फ्रेंड्स? पॉजिटिव। तो इस पर हमें निकालना है। तो इस पर इसके बेस से जो फोर्स काम करेगा उसका ये डायरेक्शन होगा। मतलब ये कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स किस पर लग रहा था? 3 पे लग रहा था। किसके वजह से? 1 के वजह से। अब ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दिस वे। ये फोर्स कौन है? तो 3 पे लग रहा है। किसके वजह से फ्रेंड्स? तो कहिएगा 2 के वजह से। तो इस पे दो फोर्स काम कर रहा है, इसके वजह से, इसके वजह से। मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। इस लाइन को देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी को एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ आपको रिकॉल करा दें, काफी दिन हो गया, भूल गए हो सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम चार्ज के मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल ना करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आइए इसको लिखते हैं। तो लिखते हैं फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिए। 3 1, तो ये है 3 और ये है 1। चार्ज अंडर मॉडुलस है, इस बात का ध्यान रख करके। Q1 Q3। अब ये है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है और जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त यह किसके डायरेक्शन को बतलाने आया है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो अट्रैक्शन के केस में
फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये है फोर्स का डायरेक्शन, तो यहां पर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ अनदर पार्टिकल। तो हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करने जा रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, यानी नंबर 3 1 देंगे। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं आर कैप 3 1, आर कैप 3 1 ये है यूनिट वेक्टर फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर 3 1 अपॉन आर नीचे जो है उसको भी उसी नंबर के साथ आप लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। फ्रेंड्स, इस फोर्स को लिख चुके, उसी तरह से इसको लिखिए। अभी तो प्लस का सिंबल दे सकते हैं, दिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3 और 2 यानी Q3 Q2। अब ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये होएगा, मतलब 3 की बात कर रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में, 3 की बात कर रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में, आर कैप 3 की बात कर रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में। तो आर को भी आप उस नंबर को दे करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां लिखा हुआ है 0 वेक्टर। ये हो गया। अब इस दोनों को जरा सा फिगर से रिलेट कर लीजिए और इस प्लस को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाए? एक लाइन यहीं पे देख लेते हैं। ये डायरेक्शन है आर कैप 3 1 का, और ये डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो है आर कैप 3 2 का। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो यूनिटी ही होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर कैप 1 2 को इन सब जगह में उसी छोटी छोटी बातों को लिखते हैं। हेयर आर कैप 3 2 1 को और इससे रिलेट किया जाए तो लिख सकते हैं आर कैप 3 1। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल और दोनों का डायरेक्शन हो गया अपोजिट। मिटा के लिखते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, Q1 इंटू Q3 लिखिए, आर कैप 3 1 लिखिए। अच्छा, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर आर 3 1 और फिर मॉड लेके लिखना पड़ेगा, दोनों का एक ही मतलब हुआ। बराबर दीजिएगा तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर बचा हुआ लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2, और ये जो आर कैप 3 2 है उसको हम लिख सकते हैं माइनस आर कैप 3 1। ब्रैकेट समझ लीजिएगा, हो गया। और नीचे भी तो लिखना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर 3 2 और मॉड देकर के लिख लेंगे। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो चुका है और Q3 भी कैंसिल हो चुका है। तो इधर बचा हुआ है Q1 अपॉन आर वेक्टर 3 1 स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो चुका है, बचा हुआ Q2 आर 3 2 मॉड स्क्वायर। फ्रेंड्स, आर वेक्टर 3 2 मॉड स्क्वायर अपॉन आर वेक्टर 3 1 मॉड स्क्वायर, इसको यहां उठा के रख दिए।
इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 भी तो लिख ही सकते हैं। ओके, फिगर तो मिट गया, लेकिन आप देख सकते हैं अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो आर वेक्टर 3 2 1 मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा रफ कर देते हैं। ये है R1 वेक्टर और यहां पर था Q1, ये था R3 वेक्टर और यहां पर था -Q3। अब यही डायरेक्शन था आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जिसका नाम है वेक्टर R31। तो ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मतलब लिख सकते हैं इसको वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। इसी तरीके से हम जब सेकेंड चार्ज कहीं पे ड्रॉ कर लेंगे, इसको यहां पर लिख देते हैं और ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका वेक्टर R2 और यहां पर सेकेंड चार्ज है, और ये था डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जिसका ये नाम है वेक्टर R32। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। तो इसको लिख देते हैं वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर रूट लेंगे तो रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा और प्लस माइनस वैल्यू आएगा। मॉड की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हट गया और आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट Q1 अपॉन रूट Q2। अब इस रिजल्ट्स को आप ठीक से देख लीजिए। रूट लेने के बाद आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक पॉजिटिव साइन यूज करके, एक नेगेटिव साइन यूज करके। हालांकि हम दोनों लेके दिखलाते हैं, बट आप एक का जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर देगा। एक साइन को जब लेके चलेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उससे चार्ज का जो पोजीशन है वो बाहर फेंक देगा, और ऐसा तो हम जान चुके हैं कि चार्ज बाहर जाएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकेगा। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो चार्ज को ए और बी के बीच रखना होगा, क्योंकि दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव नेचर का है। तो दूसरा साइन वाला जो यूज करेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए, प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। पॉजिटिव साइन के साथ काम करते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव साइन, ये प्लस वाला साइन ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रूट Q1 इंटू R3 वेक्टर माइनस रूट Q1 R1 वेक्टर इक्वल्स रूट Q2 R3 वेक्टर माइनस रूट Q2 R2 वेक्टर। अब हम लोग Q3 वाले को एक साथ रखते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालना है R3, बाकी को उधर रख देते हैं, ये उधर चला जाएगा। ठीक,
यहाँ से R3 वेक्टर को आप कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा रूट Q1 R1 वेक्टर माइनस Q2 R2 वेक्टर, और जब आप R वेक्टर 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, रूट Q1 माइनस रूट Q2। फ्रेंड्स ये हमारा रिजल्ट नहीं है, मस्ट बी रिजेक्टेड, क्योंकि जब इस रिजल्ट में आप डेटा पुट करके अपने लोकेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो वह आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकेगा, मतलब यह डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो रूट 2 रिजल्ट देता है, आपके काम का जो है वो ले लीजिए, तब यही काम करेंगे निगेटिव साइन के साथ, और आपके थर्ड चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसका आंसर मिल जाएगा। उधर जगह छोटा है, इधर लिखते हैं। नाउ विथ पॉजिटिव साइन तो हो गया है, नेगेटिव साइन। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और फॉर्मूला है जो थोड़ा इसको सिंपल बना देता है, मतलब छोटा कर देता है। सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स, कभी मौका मिलेगा तो उससे बतलाएंगे। अभी चूंकि हम वेक्टर सिखलाना चाहते हैं, वेक्टर में आपको फ्रीक्वेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी शॉर्टकट वे में ना जाए, प्रैक्टिस करने जैसा अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक निगेटिव साइन जब आप यहां पर रखिएगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैसा करके आप लिख लीजिए ताकि आप ठीक तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और फ्रेंड्स ये हो जाएगा निगेटिव, और नीचे वाला आपका जैसा था वैसा ही रहने दीजिए और अब सॉल्व कीजिए। रूट Q1 R3 वेक्टर माइनस रूट Q1 R1 वेक्टर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट Q2 R2 वेक्टर माइनस रूट Q2 R3 वेक्टर। इधर वाले R3 वेक्टर को हम ले आते हैं और इधर वाले इसको हम उधर लेके चले जाते हैं। चूंकि हमारा ये आंसर आने वाला है, इसलिए थोड़ा हम लोग ठीक से इसको लिखें। ये सब क्वेश्चन मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन चूंकि अभी छुट्टी ऐसे ही मिला हुआ है, जहां आप घर पर 24 घंटे हैं, तो क्यों ना उसका थोड़ा सा बेनिफिट प्लस हो, बस इस ख्याल से है। और इससे आपका अप्रोच बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आइडिया बढ़ेगा। फ्रेंड्स ये हमारा एक आंसर हो गया कि थर्ड चार्ज का पोजीशन वेक्टर कहाँ होना चाहिए जिससे कि वो सिस्टम रहे इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि भाई उस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इसका काम है इसी अगले पार्ट में, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। चार्ज आपका निगेटिव दिया हुआ है तो निगेटिव मान के सॉल्व कीजिएगा तो आंसर में पॉजिटिव आएगा, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। नहीं, आप जानते हैं कि हमको पता नहीं है चार्ज का कौन सा नेचर है, मतलब पॉजिटिव मान के काम कीजिएगा तो आंसर में आपको मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों दिख जाएगा। अच्छा सॉल्व करने का तरीका यही माना जाता है कि जब चार्ज के बारे में पूछा जाए तो चार्ज बिल्कुल मेरे लिए अननोन है ऐसा ही मान के काम कीजिए, मतलब पॉजिटिव मान के काम कीजिए। जो आंसर आएगा वह चार्ज के नेचर और उसके मैग्नीट्यूड दोनों का आंसर दे देगा। लेकिन अब नेट फोर्स कहाँ करना है,
थर्ड चार्ज पे नहीं, या तो फर्स्ट चार्ज पे या सेकंड चार्ज पे, मतलब वह चार्ज जो सिस्टम बनाया था उसमें से किसी एक चार्ज पे। आइए फ्रेंड्स, नाउ ये है वेक्टर R1, ये है वेक्टर R2 और ये है वेक्टर R3 जो इस वक्त फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q3, यहाँ पे चार्ज Q2। ये फ्रेंड्स हमारे लिए अननोन है। तो अननोन है तो नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए, इसके साइन को छोड़ दीजिए, आंसर दिख जाएगा। और इस पर नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश कीजिए। इस पर एक बार फोर्स इसके बेस से कैलकुलेट कीजिएगा, रिपेल करेगा ये दिस, ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। फिर इस पे फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा इसके वजह से, ये भी रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया। लिखिएगा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। और इस वक्त हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? Q1। Q1 के इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो Q1 पर जितना फोर्स काम कर रहा है सबका जीरो करना। फोर्स ऑन 1 2, फोर्स 1 3 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब लिखते हैं, फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला तो मालूम ही है, फिर से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप। तो यहां पर लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2, ये है 1 और ये है 2, ये वाला थिंक कीजिएगा। और रिपल्सन है, तो जो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फाइनल और ये इनिशियल, यानी 1 2 के टर्म में लिखिए। प्लस F13 1 पे 3 के वजह से, यही है फोर्स का डायरेक्शन, तो यही हो जाएगा उसका भी डायरेक्शन, उसका भी डायरेक्शन यही हो जाएगा, यानी 1, अच्छा ये 1 2, हाँ। अब 1 3 के टर्म में लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 3, यानी Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर R कैप 1 3, 1 पे 3 के बेस। गुड। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल्स टू 0 वेक्टर था, लिख दिया। तो इस वक्त यूनिट वेक्टर डायरेक्शन सेम है। एक यूनिट वेक्टर ये है, ये वाला, और एक यूनिट वेक्टर यहां से लेकर यहां तक ये है, ये वाला। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब यहां पर R कैप 1 2 इक्वल्स R कैप 1 3। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले में लिखे थे R कैप 1 2 इक्वल्स माइनस R कैप 1 3 टाइप का, मतलब नंबर जो भी रहे। तो डायरेक्शन उस समय अपोजिट था, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखेंगे तब रिजल्ट क्या होगा, आगे लिखते हैं।
इसको किसी भी मायने में डिफिकल्ट ना समझा जाए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है। वन बाई 4πε0 Q1 Q2, इसको तोड़ देते हैं। आर कैप 1 2 अपॉन, इसको भी 1 2 के टर्म में लिख सकते हैं, बस मॉड देना पड़ेगा। अब बराबर दीजिएगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा। चार्ज है Q1 Q3। ओके डियर फ्रेंड्स, आर कैप 1 3, और इसको भी नीचे लिख सकते हैं आर वेक्टर 1 3, बस मॉड देके लिखना पड़ेगा। 1/4πε0 कैंसिल, Q1 कैंसिल, आर कैप 1 2 आर कैप 1 3 दोनों इक्वल है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। Q2 आर वेक्टर 1 2 का स्क्वायर, एक माइनस साइन है पड़ा हुआ माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। Q3 आर वेक्टर 1 3 का स्क्वायर। अब इसको उठा के यहां रखिए, ये जहां है वहीं रहने दीजिए। ओके, माइनस माइनस Q3 अपॉन Q2, तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q2, और इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखिए, तो ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन का, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 स्क्वायर, और इसको भी लिखिएगा पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कहीं भी तो इक्वेशन नहीं माने हुए थे, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रेंड्स, यहां से आपको चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों मालूम हो जाएगा, बस पोजीशन वेक्टर को रिप्लेस कर दीजिए। तो इस टर्म को हम अलग से सॉल्व करना चाहते हैं, केवल इस टर्म को सॉल्व करना चाहते हैं, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। Here R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, R3 वेक्टर अभी भी निकाले थे जो हमारे बोर्ड से साफ हो गया, तो हम आंसर देख करके लिख सकते हैं क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। R3 वेक्टर की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, 3.4 था। R1 वेक्टर आप अपने कॉपी से जरूर मिला लीजिएगा, Q2 प्लस R2 वेक्टर रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, ये रहा होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका लीजिएगा तो रूट Q1 वेक्टर R1 प्लस रूट Q2 वेक्टर R1 माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, R1 रूट Q2 माइनस R2 वेक्टर रूट Q1, पूरे में आ जाएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2। कुछ कट सकता है क्या, तो देखते हैं। ये हो गया रूट Q2 R1 वेक्टर प्लस में माइनस में,
ये कट गया, तो ये बच कितना गया, तो ये हो गया आपका रूट Q1R1 वेक्टर माइनस रूट Q1R2 वेक्टर अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। यहाँ से आप रूट Q1 कॉमन ले लीजिएगा तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन रूट Q1 रूट Q2 लिख सकते हैं। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इतना के जगह पर हम ये पुट करने वाले, इतना के जगह पर हम ये पुट करने वाले। तो आइए पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और हम इधर पुट करेंगे फ्रेंड्स। तो हो जाएगा Q3 बराबर माइनस Q2 R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर इज रूट Q1 इंटू R1 माइनस R2 बाई रूट Q1 रूट Q2। ये पूरे को एक मॉड दे सकते हैं, एक ही बार स्क्वायर दे सकते हैं, और नीचे है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर। फ्रेंड्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा। Q3 बराबर माइनस Q2 रूट Q1 का स्क्वायर Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। इसी को लिख रहे हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन रूट Q1 रूट Q2 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स यही हमारा एक आंसर है। टोटल हमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। फर्स्ट थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें, वो था पोजीशन वेक्टर वेक्टर R3, और सेकंड उस चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए जो इस वक्त आपके सामने है, ताकि वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इस वक्त जो टोटल 5 क्वेश्चन हम यूरोट्यूब का बतलाने वाले हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन हो चुका, चौथा बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और 5वां क्वेश्चन नोट कीजिए। लिखिए, a thin wire ring of radius r, a thin wire ring of radius r has an electric charge q, full stop. A thin wire ring of radius r has an electric charge q, full stop. What will be the increment of the force? What will be the increment of the force stretching the wire? Stretching the wire if a point charge q naught is placed at the ring's center? Question mark. क्वेश्चन एक बार और सुनिए। A thin wire ring of radius r has an electric charge q, full stop. What will be the increment of the force stretching the wire if a point charge q naught is placed at the ring's center? अब फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था, बस इसमें कोई डेटा नहीं है, वहां एक डेटा दे दिया था। अब क्वेश्चन को जरा सा सोचिए, तब तक बोर्ड क्लीन करते।
3.5। क्वेश्चन कह रहा है अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर, एक वायर रिंग ले लेते हैं, इसकी रेडियस आर है, इसका चार्ज कैपिटल क्यू है। मान लीजिए ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रेंड्स, जैसे ही किसी वायर रिंग को आप चार्ज दीजिएगा, इन सारे चार्जेज के बीच जो रिपल्सन काम करेगा उसके वजह से ये वायर अंडर टेंशन दिखेगा। इस वायर में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है कि इसके सेंटर पर हम एक चार्ज को रख दे क्यू नॉट, तब तो ये भी आपके चार्जेस को रिपेल करने लगेगा, तो टेंशन और बढ़ जाएगा और इस वायर को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीमेंट इन द टेंशन फोर्स ऑफ द वायर। आपका अगर चार्ज रिंग के सेंटर पर रख देते हैं तो आपका टेंशन बढ़ जाता है। आपका टेंशन कितना बढ़ा उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, वो कैलकुलेट करना है। आपके वायर में टेंशन तो पहले से ही था। जैसे आपने वायर को चार्ज करा, हर एक चार्ज एक दूसरे से दूर होने की कोशिश किया, उसके वजह से तो एक टेंशन वहां डेवलप हो ही जाता है। बट उसके सेंटर पर जैसे ही चार्ज रखेंगे, एक आउटवर्ड एडिशनल रिपल्सन काम करने लगेगा जो आपके वायर को और भी स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। तो बतलाइए उस फोर्स का वैल्यू जो आपके वायर को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन यही था। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q. What will be the increment of the force stretching the wire if a point charge Q naught is placed at the ring's center? जब आप रिंग के सेंटर पे रख दीजिएगा Q नॉट चार्ज को, तो फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स इन द वायर हम टेंशन कहते हैं और डेल्टा टी मुझे कैलकुलेट करना है। आपके इस चार्ज के रखने से जो फर्दर टेंशन इंक्रीज हुआ, जो आपके वायर को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, मुझे वो कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप उसे समझिए। ये रिंग ले लीजिए, रिंग को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और उसके एक सबसे छोटे पार्ट की बात कीजिए। शायद वो इतना छोटा होगा कि उससे छोटा करना पॉसिबल नहीं होगा और हर एक पोर्शन दूसरे से एकदम सिमिलर होगा, डायमेंशन उसका सेम होगा, वह सेम शेप सेम साइज का होएगा। तो हम उसमें से एक छोटे पोर्शन की बात मान लीजिए कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स आपको दिखलाने के लिए छोटा पोर्शन होगा, बट ये बहुत 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 छोटा है। पॉइंट लाइक हमने दिखलाया है ताकि आप मेरे उस सेगमेंट को समझ सकें। ए बी एक स्मॉल पोर्शन है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये बहुत छोटे साइज का है, बट हम इस वक्त लुक वाइज बड़ा बनाए हैं समझने के लिए। ये एंगल भी फ्रेंड्स काफ़ी छोटा होगा जिसको हम लोग डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लेंथ भी काफ़ी कम है जिसको हम डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर टेंशन जो डेवलप होगा उसका कौन सा डायरेक्शन है? टेंशन टेंजेंशियली काम करता है। ये जो आपका एलिमेंट है वह टेंशन रिलीज करना चाहेगा इस तरफ टेंजेंशियल, इधर भी अपना टेंशन रिलीज करना चाहेगा। टेंशन कितना है? तो वह जो स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है डेल्टा टी। एक रेफरेंस लाइन ठीक बीच में हम खींच लें
तो ये एंगल हो जाएगा आपका डी थीटा बाई 2 और ये भी एंगल आपका हो जाएगा डी थीटा बाई 2। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्टिकल लाइन है तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और एक लाइन यहां पर हम खींच दें हॉरिजॉन्टल। देखिए ये लाइन आपका रेडियल लाइन है और ये लाइन आपका टेंजेंशियल लाइन है, तो दोनों होता है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। तो ये डी थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2, और ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल फिर दोनों 90 पर, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 टोटल 90, तो ये एंगल हो जाएगा आपका डी थीटा बाई 2। तो आप डेल्टा टी का दो कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इधर डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2, इधर हो जाएगा डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहां भी दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल डी थीटा बाई 2 हुआ तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। वहां भी क्यों ना समझा दें, ये लाइन ये है वर्टिकल लाइन और ये है वर्टिकल, तो ये डी थीटा बाई 2 तो ये भी डी थीटा बाई 2। ये लाइन और ये लाइन रेडियल, ये लाइन टेंजेंशियल, टोटल एंगल 90। ये है डी थीटा बाई 2 तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2। ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल मतलब टोटल 90, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 तो ये बन जाएगा डी थीटा बाई 2। तो डेल्टा टी का ये वाला कंपोनेंट डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये जो डायरेक्शन है ये एंगल डी थीटा है, ये जो डायरेक्शन है इसमें हो जाएगा डेल्टा टी इंटू साइन डी थीटा बाई 2। फ्रेंड्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगे तो इस वक्त हमने वो जो फोर्स है जो वायर को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंक्रीमेंट इन द टेंशन ऑफ द वायर है, उस फोर्स को जो कि वायर में टेंजेंशियली काम करता है उसको रिप्रेजेंट करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन उसका कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है तो एक तो मेरे पास पॉइंट चार्ज है और दूसरे को मैंने इतने छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया कि उसका एक पोर्शन दूसरे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ताकि कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई कर सकें। अब इसी फिगर में एक दो और काम कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर देखिए ये टोटल एंगल डी थीटा है, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल हो गया फ्रेंड्स डी थीटा, आर्क को आपने माना है डीएल और रेडियस है आर, तो अगर लेंथ निकालिएगा तो डीएल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर डी थीटा। भाई इसका जो लेंथ था उस लेंथ को आप एल मान लीजिए। तो फ्रेंड्स दूसरी बात, एल लेंथ के पास कितना चार्ज था क्यू, तो यूनिट लेंथ के पास कितना चार्ज होता क्यू बाई एल, तो डी एल लेंथ के पास कितना चार्ज होगा क्यू बाई एल इंटू डी एल। ये कोई और नहीं, ये आपका कौन है, इस पोर्शन का चार्ज है, इस पोर्शन का चार्ज है। अगर पूरे सिस्टम के चार्ज को क्यू मान लिया जाए, पूरे पोर्शन के चार्ज को क्यू मान लिया जाए तो उसके छोटे पोर्शन का चार्ज हो जाएगा डी क्यू। इसके चार्ज को हम डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके चार्ज को। तो डी क्यू है कितना, तो भाई एल लेंथ के पास चार्ज है क्यू, एल लेंथ के पास चार्ज क्यू, तो यूनिट लेंथ के पास जो चार्ज होगा वो क्यू बाई एल होगा। तो मेरे डीएल लेंथ के पास कितना चार्ज है, तो डीएल लेंथ के पास चार्ज हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डीएल, क्यू बाई एल इंटू डीएल, क्यू बाई एल इंटू डीएल, डीएल लेंथ के पास चार्ज, और डीएल लेंथ के पास जो चार्ज है उसको आपने डी क्यू से रिप्रेजेंट किया है। सो डी क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्यू बाई एल इंटू डीएल। और फ्रेंड्स फाइनली डी क्यू बराबर क्यू बाई लेंथ, आपके सर्किल का लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और डीएल बराबर क्या लिखे हैं आप आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर क्यू और क्या बचा
डी थीटा, नीचे क्या बचा 2 पाई। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आप कर चुके हैं, हम चाहते हैं यहां तक एक बार और समझाएं। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक रिंग है, जैसे आप चूड़ी पहनते हैं, अगर वो किसी मेटल का बना हुआ है तो उसको जैसे ही चार्ज दे दीजिएगा, चार्जेज आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं और ड्यू टू दिस रिपल्सन एज ए रिजल्ट उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाता है। टेंशन उसके इच पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थिंक करेंगे तो वह एक दूसरे को देने की कोशिश करता है और वह टेंजेंशियली अपीयर होगा। जैसे ही उस चूड़ी के चार्ज्ड चूड़ी के सेंटर पे आप एनोदर चार्ज रख दीजिएगा तो उसके चलते एक एडिशनल रिपल्सन काम करेगा। अभी हम रिपल्सन दिखलाएंगे एक फिगर में। उस रिपल्सन के वजह से उस रिंग का जो टेंशन है और बढ़ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आपके इस रिंग में टेंशन कितना बढ़ा, मीन्स इंक्रीमेंट इन द टेंशन कैलकुलेट कीजिए। मीन्स उस फोर्स को कैलकुलेट कीजिए जो आपके रिंग को फर्दर स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, उसे कैलकुलेट कीजिए। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कोलंबियन फोर्स कैलकुलेट करने का व्यवस्था करना चाहिए। तो कोलंबियन फोर्स काम करता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच। यह 1 पॉइंट चार्ज है और रिंग एज ए पॉइंट चार्ज इस वक्त बिहेव नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो रिंग लिया उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि अब फर्दर उससे छोटा पॉसिबल ना हो, और इस बात का ध्यान रख करके कि हर डिवीजन इक्वल डायमेंशन का होना चाहिए। तो उसमें से किसी भी एक स्मॉल पोर्शन को हम एलिमेंट कहते हैं और उसका इस्तेमाल एक पॉइंट चार्ज के रूप में कर सकते हैं। यह जो एक एलिमेंट है वही इस एलिमेंट है, उसी एलिमेंट को यहाँ पर बहुत बड़ा करके दिखलाया गया है ताकि हम इन बातों को आप तक पहुंचा सकें। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा बनाया गया। एक्चुअली कितना बड़ा है नेक्स्ट फिगर में आपको दिखलाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये मेरा रिंग था, ये मेरा रिंग था, ये उसका स्मॉल पोर्शन है, ये उसका स्मॉल पोर्शन है। तो ये स्मॉल पोर्शन अपने रिमेनिंग पोर्शन पर जो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन दे रहा है, कितना और कितने मैग्नीट्यूड का वो निकालना है। तो इस रिंग का जो इंड्स है वो अपने नेगबर को टेंशन दे रहा है, वो अपने नेगबर को टेंशन दे रहा है। ये टेंशन आपका टेंजेंशियली अपीयर होगा अपने नेगबर को। जब वो टेंशन देता जाएगा, उस सारे टेंशन के डायरेक्शन को ड्रॉ करते जाएंगे तो टेंजेंशियल लाइन मिलेगा आपको। फिर हम ये जानना चाहते थे कि पूरे इस रिंग का चार्ज क्यू था, तो इस स्मॉल पोर्शन का चार्ज कितना होगा। जब भी फिजिक्स में स्मॉल पोर्शन लेते हैं उस वह इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट से मिलता है, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसके लेंथ को डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशियल लेंथ कहेंगे, मतलब एल का सबसे छोटा हिस्सा, और इसके चार्ज को डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स इस चार्ज का सबसे छोटा हिस्सा डिफरेंशियल चार्ज कहते हैं। तो मुझे ये पता करना है कि इस चार्ज का लेंथ डीएल कितना है, हमें ये पता करना है कि इस चार्ज की, इस सेगमेंट की, इस एलिमेंट की चार्ज की वैल्यू कितनी है, तब ना कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस फिगर में हमने इसको एक आर्क मानकर दोनों एंड को सेंटर पे ज्वाइन किया, और जो कुछ एंगल बनाएगा ये आर्क अपने सेंटर पे, उसको मैंने डी थीटा मान लिया जो स्मॉल एंगल है। फिर ठीक बीच से एक डिवीजन किया तो एक हर पोर्शन का एंगल डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 मान लिया। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हुआ जो टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीमेंट इन द टेंशन। अब हमने डी थीटा बाई 2 यहाँ पर कैसे है वो डिस्कस कर चुके। तो इसका 2 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा के टर्म में और वर्टिकल साइन थीटा के टर्म में, डेल्टा टी कॉस थीटा बाई 2 डेल्टा टी साइन थीटा बाई 2। इसी तरह से सेकंड इंड पर भी काम कर देंगे, डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। इस फिगर का बहुत मतलब अब नहीं रहा। फिर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका लेंथ कितना है। तो एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस, एंगल हो गया डी थीटा, आर्क हो गया डीएल, रेडियस मैंने मान रखा है आर, तो यहां से डीएल निकाल लिए। अब हमको निकालना है कि भाई इसका चार्ज कितना है। तो इसके लेंथ को मैंने एल मान लिया है, और एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
क्यू, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो इस पोर्शन में जो हमने इस वक्त कैलकुलेशन के लिए यूज करा है, डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो क्यू बाई एल इंटू डीएल हो जाएगा। और डीएल लेंथ के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू से। सो दिस इज डी क्यू, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई एल इंटू डी एल। क्यू बाई एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ रिंग, मीन्स उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, और डीएल आप निकाल रखे हैं आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल, डी क्यू इक्वल्स क्यू इंटू डी थीटा अपॉन 2 पाई। ये काम हो गया हमारा। अब हम ये काम करने जा रहे हैं कि भाई आपका जो टेंशन है, जो टेंशन इस वक्त काम कर रहा है, वह फाइनली किस डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है। देखिए ये बहुत छोटा पोर्शन है, एक्चुअली एज ए पॉइंट ही ड्रॉ करना चाहिए, और ये सेंटर है, यहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। देखिए इधर सेंटर के तरफ दो फोर्स काम कर रहा है, डेल्टा टी साइन थीटा बाई 2, डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2, मतलब टोटल काम करेगा 2 इंटू डेल्टा टी इंटू साइन इंटू डी थीटा बाई 2, और ये डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2 और डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2 ये इधर काम कर रहा है, डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर काम कर रहा है डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2। और ये यहां जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा है। दिस आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स बैलेंस कर रहा है 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 को। ये है आपका कोलंबियन फोर्स, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स और ये फोर्स तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है। फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इट मीन्स दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स। तो आप लिख सकते हैं हेयर 2 इंटू डेल्टा टी इंटू साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट एक चार्ज, डी क्यू दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर। फ्रेंड्स इसको हम मिटाते हैं और आपको आंसर दिखेगा। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन डी थीटा बाई 2 को आप डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू डेल्टा टी ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2 मतलब डी थीटा बाई 2, क्यू नॉट, और डी क्यू को रिप्लेस कीजिए क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, और ये ऑलरेडी यहां पर है ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आर स्क्वायर। अब ठीक से देखिए 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 को लिखे हैं डी थीटा बाई 2 फॉर स्मॉल एंगल, क्यू नॉट लिखा हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, डी क्यू को लिखेंगे क्यू डी थीटा बाई 2, क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, 2 पाई, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो अब डेल्टा टी इक्वल्स क्यू इंटू क्यू नॉट 4 इंटू 2 8 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फ्रेंड्स this is increment in the tension, this is the force stretching the wire। आप जब उस रिंग के सेंटर पर किसी चार्ज को रख देंगे तो वह आपके वायर को कितना स्ट्रेच करेगा, कोई फोर्स, उसका वैल्यू हो गया Q इंटू क्यू नॉट 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस तरह से आई रोडोव के तीसरा चैप्टर जहां से आपका 12th स्टार्ट हुआ है, टोटल 5 ही क्वेश्चन था जो अभी तक के थ्योरी से बनता, और ये पांचों क्वेश्चन मैंने एक ही लेक्चर में एक साथ लगातार बतलाया है। आप कोशिश करके इन्हें अच्छा कर लीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का जो लेयर है वो डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
आप इसे जम के प्रैक्टिस कीजिए ताकि हमारी मेहनत बिल्कुल सफल सार्थक हो। हम अगले लेक्चर मिलते हैं एचसी वर्मा के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू, नमस्ते।